हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड बनने के बाद में अजय टम्टा पहले से ही सांसद हैं, जो कि 2 सरकारों के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाने में कामयाब रहे हैं। पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद में अजय टम्टा को केंद्रीय राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता नवीन जोशी ने कहा कि बीजेपी उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम कर रही है। चुनावी घोषणा और चुनावी रैली में तो लगातार बीजेपी ये कह रही थी कि मंत्रिमंडल में यहां से जीते हुए सांसदों को ही जगह दी जाएगी, लेकिन वह भी अभी तक नहीं दी गई। आपको बताते चले कि आगे उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी को उत्तराखंड से प्यार नहीं और वे कम से कम जनता का आभार व्यक्त करते हुए 2 सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। आपको बताते चलें कि जनता का आभार व्यक्त करते हुए 2 सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही है। दरअसल कांग्रेस के लोगों का भी कहना है कि लगातार जनता का आभार व्यक्त करते हुए 2 सांसदों का मंत्रिमंडल में शामिल होना था। दरअसल आपको बताते चले कि अजय टम्टा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जिसके बाद में कांग्रेस लगातार मुखर है और कई तरह के दबाव भी मांग रही है। लगातार कांग्रेस कह रही है कि सारी की सारी सीटें हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 सीट पर ही मंत्री बनाया है। उत्तराखंड की जनता के साथ विश्वासघात किया है। उत्तराखंड की जनता ने 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर दी है यहाँ से, और इनके नेता यहाँ पर आए, इन्होंने कहा कि आप पौड़ी की सीट जिताइए, अनिल बलूनी को हम मंत्री बनाएंगे, हम अजय टम्टा को बनाएंगे, अजय भट्ट को बनाएंगे। इन्होंने सब जिस लोकसभा में गए तो उस नेता के लिए बोला कि हम मंत्री बनाएंगे, लेकिन राज्य की जनता को उम्मीद थी कि कम से कम 2 लोगों को यहाँ से कैबिनेट में लिया जाता और उत्तराखंड को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलता, लेकिन उन्होंने तो एक ही आदमी को लिया, वो भी राज्य मंत्री का उनको दर्जा दिया। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 7 राज्यों में होंगे विधानसभा उपचुनाव। उत्तराखंड की 2 सीटों पर होगा उपचुनाव। बड़ी खबर इस वक्त की, बद्रीनाथ और मंगलौर में होगा उपचुनाव। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। 10 जुलाई को वोटिंग, 13 जुलाई को नतीजे, 14 जून को नोटिफिकेशन होगा जारी, 21 जून को नामांकन की आखिरी तारीख। बड़ी खबर इस वक्त की, 26 जून तक ले सकते हैं नाम वापस। 14 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर 7 राज्यों में होंगे विधानसभा उपचुनाव, जिसको लेकर उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर में यहां पर उपचुनाव होने हैं। 10 जुलाई को वोटिंग होगी, 13 जुलाई को नतीजे आएंगे और 14 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। देहरादून से 7 राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव। उत्तराखंड में कि 7 सीटों पर होगा उपचुनाव। बद्रीनाथ और साथ ही मंगलौर में होगा उपचुनाव। 10 जुलाई को वोटिंग, 13 जुलाई को नतीजे और 14 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा। 7 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। 2 सीटों पर उपचुनाव होगा उत्तराखंड में, जिसमें से बद्रीनाथ और मंगलौर की सीट शामिल है और 21 जून को नामांकन की तारीख जो है वो आखिरी तारीख है। 26 जून तक नाम की वापसी आप ले सकते हैं। 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं बद्रीनाथ और मंगलौर में। 21 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है। 26 जून तक ले सकते हैं नाम वापसी। देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के संबंध में जानकारी भी दी और बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड राज्य की 2 विधानसभा सीटों में बद्रीनाथ और मंगलौर के लिए उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी है। विधानसभा सीट बद्रीनाथ और मंगलौर के उपचुनाव की 14 जून 2024 को अधिसूचना जो है वो जारी की जाएगी। वहीं नामांकन भरने की अंतिम तिथि 21 जून 2024 है और 24 जून को नामांकन की जांच की जाएगी। नाम वापसी की तिथि भी जारी कर दी गई है, जो कि 26 जून होगी और साथ ही दोनों विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई 2024 को मतदान होना है और 13 जुलाई 2024 को मतगणना होगी। अभी माननीय चुनाव आयोग ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, प्रेस नोट जारी किया था, वो है
इलेक्शंस का बाई इलेक्शंस के बारे में। उसमें उत्तराखंड का भी 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आ रहे हैं। वो है नंबर 4 बद्रीनाथ, ये 4 है उसका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर है। ये है माननीय श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी का रेजिग्नेशन की वजह से खाली हुआ है। और दूसरा है 33 मंगलोर, ये है माननीय श्री सरवत करीम अंसारी जी का मृत्यु होने के पश्चात ये खाली हुआ है। इन दोनों के लिए बाई इलेक्शन माननीय निर्वाचन आयोग ने आज कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में 4 दिन के बाद गैजेट नोटिफिकेशन जारी होगा। नॉमिनेशन की फाइलिंग की अंतिम तिथि ये है 21 जून को, मतलब आज से 11 दिन के बाद नॉमिनेशन फाइलिंग की लास्ट डे है। और स्क्रूटनी, नॉमिनेशन की स्क्रूटनी है 24 जून तारीख को है नॉमिनेशन की स्क्रूटनी। उत्तराखंड में सरकार के लाख दावे वादे के बाद भी अतिक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे। राजधानी देहरादून के मल्हान ग्रांड कड़वा नदी में आपको बताते चले कि भूमाफिया नदी का सीना चीरकर अतिक्रमण करने के पीछे नहीं है। दरअसल मल्हान ग्राउंड में करीब 122 परिवार इस बार बरसात में खतरे की जद में हैं। ग्रामीणों का भी कहना है कि भूमाफियाओं ने उनके आने जाने का रास्ता भी बंद कर, मोहल्ला के बरसाती पानी को भी चोक कर दिया गया है, जिससे बरसात का पानी ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। और वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से भी कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। बरसात शुरू होने वाली है। हाँ, बरसात सुनने वाला है। बरसाती नाला है, इसमें पानी बहुत तेज आता है सर। अगर इसके ऊपर जन सुनवाई नहीं होगी, प्रशासन का सुनवाई नहीं होगी तो बाद में बहुत परेशानी हो जाएगी। आपने शिकायत की है प्रशासन? शिकायत डीएम के पास, एसडीएम के पास, सीएम हेल्पलाइन पर भी कर दिया हूँ, लेकिन कोई हमको संतुष्टि इसका। कौन लोग अतिक्रमण कर रहे हैं? अतिक्रमण यहाँ पर हैं। पिछले जब यहाँ पे ये जो अवैध निर्माण हो रहा था, हमने इसी की शिकायत पिछले 10 तारीख को एसडीएम जो है विनोद कुमार साहब जो है विकास नगर को करी थी। उन्होंने तहसीलदार साहब के लिए 7 तारीख को ही मार्क करी थी। हमने अपने हाथ से एप्लीकेशन खुद तहसीलदार कार्यालय में जमा करी थी। 1 महीना हो गया, तहसीलदार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम शुक्रवार को जो है फिर तहसीलदार साहब पे गए। उन्होंने जो है फिर नायब तहसीलदार को बुला के आदेश कर दिया, हमें टाइम दे दिया कि 11 बजे सिंचाई विभाग, कानून को और पटवारी को जो है हम भेजेंगे और जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा उनको भी बुलाएंगे। हम जब छोटे से यहाँ पर बचपन से इस रास्ते को देखते हुए आ रहे हैं कि ये बहुत पुराना रास्ता है, जो कि मतलब पूरे गांव के लोग यहाँ से जो है आना जाना करते थे। और ये रास्ता मतलब गांव के लोगों के लिए बहुत जो ही शॉर्ट पड़ता था, बहुत ही अच्छा रास्ता पड़ता था। लेकिन जब से यहाँ पर जो है अवैध निर्माण होने लगा है और ये रास्ता जो है बिल्कुल ही बंद हो गया है। और जो कि ये बरसाती नाला जो है बरसात में बहुत तेज से, बहुत जिसका कोई पता नहीं चलता कब इसमें कितना पानी आता है बरसात में, और यहाँ पर लोगों के घर जो है तबाह हो जाते हैं। मामला अतिक्रमण का है। ये पहले रास्ता यहाँ था, यहाँ से था शॉर्टकट, सब जाते थे, पैदल रास्ता था हमारे। देखते देखते उससे पहले तो गाड़ियों का रास्ता था। जब मेटल यहाँ आता था, नए नए घर बने थे तो इधर ही से आता था। हाँ, लेकिन बीच में अतिक्रमण करके और नदी पूरी घेर रखी है सबने। किसने कर दिया अतिक्रमण? अब इधर ही के लोगों ने। ये छानबीन तो प्रशासन का काम है ना। ये खबर देहरादून से है, जहां पर पूर्णागिरी माता के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं पर मुसलमानों ने पत्थरबाजी कर श्रद्धालुओं को घायल कर दिया था, जिस पर प्रशासन की तरफ से कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी। वहीं इस घटना के बाद में आपको बताते चलें कि यति राम स्वरूप आनंद गिरी महाराज और उनके शिष्यों ने कचहरी परिसर स्थित शहीद स्थल पर आमरण अनशन करना चाहा, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल के द्वारा उन्हें अनशन करने नहीं दिया गया। वहीं पुलिस बल के द्वारा उन्हें सीओ सदर कार्यालय लाया गया, जहां पर प्रशासन के द्वारा उन्हें धरना स्थल पर अनशन देने की सलाह भी दी गई। वहीं सीओ सदर अनिल जोशी ने भी कहा कि शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए भी उन्हें वहां से हटाया गया है और धरना स्थल और या फिर अनशन स्थल देहरादून में एकता विहार में बनाया गया, जहां पर वे जाकर अनशन पर बैठ सकते हैं। स्वामी जी अपना जो भी उनकी अपनी मांग है उसको लेकर निर्धारित जो धरना स्थल प्रेस्क्राइब है सरकार के द्वारा, उसी स्थान पे तो बैठेंगे ना धरने के लिए। ऐसे थोड़ी है कि शहीद स्मारक पे जाएंगे, वहाँ कचहरी है, कलेक्ट्रेट है,
तमाम रजिस्ट्रार कार्यालय है, इधर आप देखेंगे तो पुलिस विभाग के भी कार्यालय है, बैंक है, वो धरना स्थल नहीं है। धरना स्थल एकता विहार में, हमने कहा आप धरना स्थल चलिए, हम धरना स्थल। नरसिंहानंद गिरी महाराज जी उत्तराखंड में रह रहे सभी मुसलमानों को बाहर करने के लिए और उत्तराखंड में बाहर से आ रहे मुसलमानों को बैन लगाने को लेकर के और उत्तराखंड के सभी मस्जिद मजार मदरसों को हटाने को लेकर के हम और यति परमात्मा नगरी शहीद स्मारक देहरादून में हम आमरण अनशन पे आज बैठने जा रहे थे, लेकिन देहरादून की पुलिस प्रशासन ने हमें यहाँ जो है रोक लिया है और अब हमें जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। अब हमें प्रशासन जो है वहां तक नहीं पहुंचने दे रहा है। प्रशासन कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है इस मामले को लेकर, जहां पर श्रद्धालुओं पर मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है। आपको बताते चलें कि लगातार ये मामला तूल भी पकड़ रहा और पत्थरबाजी के दौरान कई श्रद्धालु घायल भी हुए हैं। दरअसल ये पूरा मामला देहरादून का है, जहां पर लगातार जांच की मांग भी उठ रही है, लेकिन अभी तक कोई भी जांच नहीं की गई है, जिसके बाद में कई श्रद्धालुओं की मांग है कि इस मामले पर कार्रवाई की जाए। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही, जहां पर मंत्रिमंडल में अब विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बताते चले कि कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ और इसके बाद में आज विभागों का बंटवारा भी किया गया है। मोदी कैबिनेट के विभागों का बंटवारा हुआ। पूर्व सीएम मनोहर लाल को 2 मंत्रालय दिए गए। मनोहर लाल को बिजली मंत्रालय, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, मोदी कैबिनेट के विभागों का बंटवारा हुआ है और पूर्व सीएम मनोहर लाल को 2 मंत्रालय दिए गए हैं। बिजली मंत्रालय मनोहर लाल को मिला है और साथ ही हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी मिला है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, मोदी कैबिनेट के विभागों का बंटवारा लगातार जारी है। नरेंद्र मोदी की सरकार में शपथ ग्रहण के बाद सोमवार को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से सांसद मनोहर लाल को ऊर्जा के, आप बताते चलें कि लगातार 2 विभाग जो हैं उन्हें दिए गए हैं मनोहर लाल को। बड़ी खबर इस वक्त की, हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अजय टम्टा सड़क परिवहन राज्य मंत्री बने हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है और नितिन गडकरी को 2 मंत्रालय दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, मोदी कैबिनेट के विभागों का बंटवारा लगातार जारी है। हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अमित शाह को एक बार फिर से गृह मंत्रालय दिया गया है। एस जयशंकर को फिर से मिला है विदेश मंत्रालय। राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्रालय मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, मोदी कैबिनेट के विभागों का बंटवारा लगातार जारी है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको बताते चलें कि सीएम धामी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने वाला स्वर्णिम काल होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आपको बताते चले कि विकास का नया अध्याय लिखने को भी तैयार है। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का गठन हो रहा है। इस तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय होंगे और जो 10 वर्षों में देश का विकास, देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। उनके साथ सभी माननीय मंत्रीगण जिनकी आज शपथ हो रही है, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं।
हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत अपनी चुनावी हार के लिए भाग्य को दोष दे रहे हैं। आपको बताते चले कि हरिद्वार प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू होते हुए वीरेंद्र रावत ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनावों के दौरान बहुत मेहनत की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे अगले 5 सालों तक जनता के बीच में रहकर जनसेवा करेंगे। साथ ही आने वाले निकाय चुनावों में भी पार्टी संगठन के लिए काम भी करेंगे। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं उनकी आशाओं पर नहीं खरा उतर पाया, लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 5 वर्षों में जो भी हमारे यहाँ चुनाव रहेंगे, आने वाले हमारे नगर निगम के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें लगातार हम सक्रिय रहेंगे और पार्टी को खड़ा करने का काम करेंगे। सभी सीनियर लीडर्स इस पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो कमियां रह गई, कुछ कमी तो रही गई हमारे से, शायद मेरा भाग्य ठीक नहीं रहा। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है, जिसके लिए 14 जून को नोटिफिकेशन जारी किया गया। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना की जाएगी। और इस बात पर उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया 21 जून को शुरू होगी, जबकि 26 जून को नाम वापसी की तारीख तय की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 210 बूथ बनाए गए हैं, जिन पर उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, जबकि मंगलौर विधानसभा सीट पर 132 बूथ बनाए जाएंगे। अभी माननीय चुनाव आयोग ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, प्रेस नोट जारी किया था, वो है बाई इलेक्शंस के बारे में। उसमें उत्तराखंड का भी 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आ रहे हैं, वो है नंबर 4 बद्रीनाथ, ये 4 है उसका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर है। ये है माननीय श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी का रेजिग्नेशन की वजह से खाली हुआ है। और दूसरा है 33 मंगलौर, ये है माननीय श्री सरवत करीम अंसारी जी का मृत्यु होने के पश्चात ये खाली हुआ है। इन दोनों के लिए बाई इलेक्शन माननीय निर्वाचन आयोग ने आज कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में मुख्य गेजेट नोटिफिकेशन 4 जून को जारी होगा। आज है 10 तारीख, मतलब 4 दिन के बाद गेजेट नोटिफिकेशन जारी होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर के 7 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चलें कि जिसमें देवभूमि उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बद्रीनाथ और मंगलौर के लिए उपचुनाव की तिथि तय कर दी गई है। और इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने भी कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 14 जून को इसके संबंध में गेजेटेड नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा और साथ ही 10 जुलाई को मतदान होना है और जिसके बाद 13 जुलाई को मतगणना होगी। अल्मोड़ा में ड्राई मौसम होने की वजह से अल्मोड़ा शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल फिर से धधकने लगे हैं। लगातार जंगलों में आग लगने से वन विभाग की फिर से नींद उड़ गई है, जहां पर तापमान जो है वो पारा बढ़ने भी लगा है और जंगलों में आग की घटनाएं फिर से होने लगी हैं। आग के कारण धुएं से शहर में धुंध छाई हुई है, जिससे आम आदमी को धुएं के प्रभाव से परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। वहीं दमकल विभाग और वन महकमा लगातार आग पर काबू पाने में जुटा है और अभी तक फायर ब्रिगेड टीम काफी पानी खपा चुकी है। विकासनगर के उप जिलाधिकारी कार्यालय पर बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने किया है। इस दौरान उप जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि विद्युत के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे आम जन प्रभावित हो रहा है। सरकार को अपने इस फैसले को वापस लेना होगा। बिजली के दामों में कटौती करनी होगी।
दरअसल बिजली के दामों में जिस प्रकार सरकार लगातार बढ़ोतरी करी, इसने एक आम जो उपभोक्ता है उसका जीना हराम कर दिया। सरकार कई तरह से लूटने का काम कर रही है, चाहे फिक्स चार्जेस के नाम पर, चाहे यूनिट के जो स्लैब बनाए गए हैं 100 यूनिट के। और मजे की बात है, जो फिक्स चार्जेस है वो ऐसा नहीं कि एक बिल में एक बार आएगा, वो हर किलोवाट के ऊपर, जैसे 100 यूनिट तक का है 75 रुपए, फिर 100 से 285 रुपए, फिर 100 रुपए का जो फिक्स चार्ज है। अगर 3 किलोवाट का है तो एक महीने में 300 रुपए उसको फिक्स चार्जेस देना पड़ेगा। 2 महीने का बिल आता है तो उसका आप समझ लीजिए 600 रुपए फिक्स चार्जेस हो गया। चाहे उसकी यूनिट कम कंज्यूम हो रही है, इस तरह से वैसे ही रेट का हिसाब है 3 रुपए 40 पैसे, 4 रुपए 90 पैसे, 6 रुपए 70 पैसे, 7 रुपए 35 पैसे, एक तरह से खुली लूट है। और हमारा जनसंघर्ष मोर्चा का कहना है कि सरकार बिल्कुल इस जो लाइन लॉस है उसको रोकने में बिल्कुल नाकाम हुई। काशीपुर के रामनगर रोड स्थित नरेंद्र हार्ट सेंटर पर क्षेत्र के प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा अग्रवाल द्वारा आयोजित निःशुल्क मनोरोग चिकित्सा कैंप के दूसरे दिन भी मानसिक रोगियों ने निःशुल्क चिकित्सा कैंप का लाभ उठाया है। वहीं डॉक्टर शिखा अग्रवाल ने बताया कि मनोरोग एक बीमारी है, इसमें मरीज को अंधविश्वास में नहीं पड़ना है और साथ ही समय रहते मरीजों को उचित उपचार कराने की आवश्यकता होती है। इस अवसर पर डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल समेत उनके समस्त स्टाफ और कंपनी के दवा प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। जिस तरीके से शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी होता है, उसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य भी की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी होता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो हम सब लोग जागरूक रहते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन इलाज नहीं समझते कि इसके इलाज की भी जरूरत है। इसके लिए मानसिक रोगों का इलाज संभव है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले ज़्यादा सोचना, बहकी बातें करना, शक वहम करना, घबराहट होना, काम में मन नहीं लगना, एक ही काम को बार बार करना, शक वहम करना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना। नैनीताल जिले के कैचीधाम मंदिर में 15 जून को लगने वाले मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बताते चले कि इस बार मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की भी उम्मीद है, जिसको देखते देखते पुलिस प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी ने भी बताया कि पिछले साल मेले में बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे। इस बार संख्या दोगुनी होने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देखिए, पिछले साल भी हमने कैंची मेले में करीब 2.5 लाख के आसपास का फुटफॉल देखा था और बहुत इफेक्टिवली मैनेज हुआ था। हम आशा करते हैं इस बार भी इफेक्टिवली मैनेज होगा। जो हमारा ट्रैफिक प्लान रहेगा वो लगभग पिछले बार जैसा ही होगा, कुछ उसमें एडिशंस होंगे। जैसे जो भीमताल के वाया भीमताल जो गाड़ियां जाएंगी वो नैनी बेंड और तिरछा खेत वाली पार्किंग में वहाँ पे रुकवाए जाएंगे वाहन। इसके अलावा नगर पालिका का ग्राउंड है, करीब 350 गाड़ियों की वहाँ पे हमारे पार्किंग स्पेस है। जो गेठिया और जोलीकोट से होते हुए जाएंगी गाड़ियां, उनके लिए सैनिटोरियम वाली पार्किंग है। सैनिटोरियम से राती घाट को रास्ता आता है, वो पार्किंग का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।